सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। इनकम टैक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें जो मैंने आपसे कुछ एक वीडियो शेयर किए हैं उनमें हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में जाना, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है। वार्षिक मूल्य यानी कि एनुअल वैल्यू। इसमें हमने ये जाना था कि स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान की वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है, और इसी प्रकार हमने ये जाना कि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की कैलकुलेशन का जो मुख्य आधार है वो एनुअल वैल्यू ही है। तो इसलिए हमने इसमें दोनों तरह की परिस्थितियों में स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान संपत्ति और किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना के बारे में जो प्रावधान थे, जो प्रोविजंस थे और जो रूल्स थे, उनके बारे में पिछले कुछ एक वीडियोस में हमने डिस्कशंस करी हैं। इसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं वो है वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली कटौतियाँ, यानी कि डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जो मकान के वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ दी जाती हैं उनमें दो कटौतियाँ हैं। पहली है वैधानिक कटौती यानी कि स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये जो कटौती है ये मकान के वार्षिक मूल्य में से दी जाती है और वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर दी जाती है। इसे प्रमाणिक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको जनरली जब बात करेंगे हम इसको स्टैट्यूटरी या वैधानिक कटौती के नाम से ही जानेंगे। इसमें यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये कटौती हर स्थिति में दी जाती है, लेकिन यदि किसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू शून्य है या फिर नेगेटिव है तो इन दोनों ही स्थितियों में ये कटौती नहीं दी जाती। इसके अलावा यदि प्रीवियस ईयर से पहले के किसी डूबत किराए की वसूली हो जाती है, तो फिर ऐसी वसूल की गई संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी और इसमें से स्टैट्यूटरी डिडक्शन या अन्य कोई भी डिडक्शन घटाई नहीं जाएगी। ये थी आपकी पहली कटौती यानी कि वैधानिक कटौती, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। दूसरी जो कटौती है जो कि मकान के वार्षिक मूल्य में से दी जाती है वो है ऋण पर ब्याज की कटौती यानी कि डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें क्या होता है कि यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी लोन लेकर एक्वायर की जाए यानी कि खरीदी जाए, कंस्ट्रक्ट की जाए यानी कि बनाई जाए, रिपेयर करवाई जाए यानी कि मरम्मत, और या फिर रिन्यूएशन उसका करवाया जाए तो यानी नवीनीकरण किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो लोन लिया जाता है उस पर ड्यू इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है। इसमें रिकंस्ट्रक्शन भी शामिल है मकान का। तो ध्यान दीजिएगा, मकान ऋण लेकर खरीदा जाए, उसका निर्माण किया जाए, उसका नवीनीकरण किया जाए या फिर उसका पुनर्निर्माण किया जाए, ऐसी स्थिति में यदि कोई लोन लिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट के संबंध में भी डिडक्शन स्वीकृत की जाती है। इसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। वन बाय वन हम इन सब रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में जो लोन पर इंटरेस्ट ड्यू होता है उसकी कटौती मिलती है, चाहे ऐसा भुगतान किया गया हो या फिर वो अदत्त हो, आउटस्टैंडिंग हो। गत वर्ष से संबंधित पूरे साल का ब्याज ये जो है ये आयगत प्रकृति का होता है, चाहे मकान का निर्माण गत वर्ष में किसी भी माह में पूरा हुआ हो। देखिए, यदि मकान पिछले गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में बनकर तैयार हुआ है तो ऐसी स्थिति में प्रीवियस ईयर का पूरे साल का जो ब्याज है वो आयगत प्रकृति का होगा, चाहे मकान वो है जो है वो किसी भी महीने में उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ हो। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रीवियस ईयर में यानी कि गत वर्ष में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो उसकी कटौती पूरी की पूरी वो कटौती के रूप में स्वीकृत होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है आपके सामने, कंस्ट्रक्शन के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए मकान के निर्माण की अवधि का ब्याज ज्ञात किया जाता है
और फिर उस ब्याज को 5 भागों में बांटकर बराबर बराबर बांटकर अगले 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है। निर्माण की अवधि की गणना लोन लेने की डेट से लेकर कंस्ट्रक्शन पूरा होने के ठीक पहले वाले 31 मार्च तक की जाती है। नेक्स्ट, यदि पहले लोन की पेमेंट करने के लिए कोई दूसरा लोन लिया जाता है तो फिर ऐसे दूसरे लोन पर ड्यू इंटरेस्ट की डिडक्शन भी स्वीकृत होगी। इसके बाद 4th पॉइंट है आपका, ये कटौती जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की, ये लोन पर इंटरेस्ट के संबंध में ही अलाउड होती है, ब्याज पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के संबंध में नहीं। नेक्स्ट, यदि भारत से बाहर कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है और टीडीएस काटे बिना, टीडीएस मतलब उद्गम स्थान पर कर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बिना यदि इंटरेस्ट चुकाया जाता है तो फिर ऐसे इंटरेस्ट की कटौती भी नहीं मिलेगी। करदाता के खुद के निवास में जो प्रयोग में आ रहा होता है मकान, जिसका वार्षिक मूल्य 0 माना गया हो, ऐसे मकान के संबंध में इंटरेस्ट की अधिकतम कटौती यानी कि मैक्सिमम रिडक्शन 30,000 रुपीज़ तक स्वीकार की जाती है। लेकिन यदि लोन 1 अप्रैल 1999 यानी कि 1 अप्रैल 1999 को या फिर इसके बाद लिया गया हो तो फिर ऐसे मकान के संबंध में ब्याज की कटौती की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक हो जाती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया हो तो 30,000, 1 अप्रैल 1999 को या फिर इसके बाद लिया गया हो तो फिर ब्याज की कटौती 2 लाख रुपए तक की स्वीकार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 2 लाख की जो ये सीमा है, जो लिमिट है, ये तभी लागू होगी जब लोन का प्रयोग केवल मकान को खरीदने या फिर बनवाने के लिए किया जाए, यानी कि मरम्मत, पुनर्निर्माण, रेनोवेशन आदि के लिए ये लिमिट लागू नहीं होगी। 2 लाख की सीमा तभी लागू होगी जबकि लोन का यूज़ केवल मकान को एक्वायर करने, खरीदने या फिर बनवाने, कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाए और लोन जिस फाइनेंशियल ईयर में लिया गया हो उसके बाद वाले 5 वर्षों में उसका प्रयोग हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये प्रोविज़न है कि जो ऋण है उसका यूज़ जिस फाइनेंशियल ईयर में ऋण लिया गया हो उसके बाद वाले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में अवश्य कर लेना चाहिए। यदि लोन का जो यूज़ है वो 5 सालों में नहीं होगा तो फिर लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट की सीमा 2 लाख तक नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि खुद के निवास में प्रयुक्त मकान हेतु लिए गए लोन पर कटौती योग्य है, डिडक्शन के योग्य जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इस प्रोविज़न का जो इफ़ेक्ट है वो ये होगा कि यदि कोई लोन 1 अप्रैल 2014 को लिया गया हो, सपोज़ 1 अप्रैल 2014 को लिया गया हो तो गत वर्ष 2014-15 में आएगा ये 1 अप्रैल 2014। इसका प्रयोग अगले 5 वित्त वर्षों यानी कि 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 यानी इन 5 फाइनेंशियल ईयर्स में इसका यूज़ हो जाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि 31 मार्च 2020 तक मकान बन जाना चाहिए। यदि मकान हेतु जो लोन है गत वर्ष 14-15 में लिया गया हो और मकान 31 मार्च 2020 के बाद बना हो, यानी कि 5 सालों की लिमिट के बाद बना हो, तो फिर कटौती की जो सीमा है, जो लिमिट है वो 30,000 ही रहेगी, वो 2 लाख नहीं होगी। इससे ये क्लियर होता है कि 5 वर्षों की जो गणना करनी है वो लोन लेने की डेट से नहीं करनी, बल्कि लोन लेने वाले फाइनेंशियल ईयर को छोड़ते हुए अगले 5 वित्त वर्षों में मकान जो है वो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा वाइल डूइंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मकान का निर्माण पूरा होने की तिथि 31 मार्च 2015 या उसके बाद की हो तो निर्माण की अवधि के ब्याज की गणना की जाएगी, और यदि मकान का निर्माण पूरा होने की जो डेट है वो 31 मार्च 2015 से पहले की हो तो फिर निर्माण की अवधि के ब्याज की गणना
नहीं की जाएगी। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो ये इंटरेस्ट होता है इसकी कटौती 5 सालों तक मिलती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि यदि मकान प्रीवियस ईयर 15-16 में बनकर तैयार हुआ हो तो उसकी कटौती प्रीवियस ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 में मिलेगी। और यदि मकान जो है प्रीवियस ईयर 14-15 या उससे भी पहले के सालों में बनकर तैयार हो गया हो तो फिर 5 किश्तें जो हैं वो प्रीवियस ईयर 18-19 तक ही मिल चुकी होंगी, उसकी छूट जो है 5 किश्तों की। इसलिए प्रीवियस ईयर 19-20 या हम कह लें इसको कि हमारा असेसमेंट ईयर 20-21, इसमें फिर ऐसे ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम इसकी गणना भी नहीं करेंगे। इसको फिर से मैं आपको बता देती हूँ। यदि मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा होने की डेट 31 मार्च 15 या इसके बाद की है तभी हमको इस अवधि के ब्याज की गणना करनी है। और यदि निर्माण पूरा होने की तिथि 31 मार्च 2015 से पहले की है तो ऐसी स्थिति में 5 किश्तें हमारी पहले ही पूरी हो चुकी हैं, तो इसके लिए आपको निर्माण की अवधि के ब्याज की गणना करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देन इन 8th पॉइंट, यदि लोन मकान खरीदने या बनवाने के लिए नहीं लिया गया बल्कि मकान की रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो तो फिर ब्याज की कटौती 30,000 तक की दी जाएगी, चाहे लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया हो या फिर उसके बाद। वो हमें नहीं देखना, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी इससे पहले भी हमने बात की थी इसके बारे में कि मकान खरीदने और बनवाने के लिए अगर लोन लिया गया है तभी 2 लाख की सीमा लागू होती है, अदरवाइज़ 30,000 की सीमा ही लागू होती है। देन 9th पॉइंट है आपका, यदि इस असेसी के पास एक से ज़्यादा ऐसी हाउस प्रॉपर्टीज़ हों जो कि उसके खुद के रहने के काम में आती हों तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल केवल 2 ही मकानों को खुद के रहने का माना जाएगा और दोनों के वार्षिक मूल्य को हम 0 मानेंगे, एनुअल वैल्यू को। दोनों मकानों पर घटाए जाने वाली ब्याज की राशियों का योग 30,000 या 2 लाख रुपया जैसी भी स्थिति हो उससे ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि दोनों मकानों पर जो आपको डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की वो टोटल 30,000 या 2 लाख जैसी भी कंडीशन हो लोन की डेट के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देन दूसरी कोई भी कटौतियाँ लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, भू राजस्व या कोई स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस या फिर भूमि का किराया या फिर मकान पर कोई एनुअल चार्ज हो या फिर एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस, इन सब के संबंध में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। इसके अलावा लोन के इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर उनकी पेमेंट लेट की गई है, देरी से की गई है तो उस पर कोई पेनल्टीज या फ़ाइन लगाए गए हों उनके संबंध में भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। और लोन की यदि कोई लोन लेने के लिए कोई ब्रोकरेज पे की गई है, कोई कमीशन या कोई प्रोसेसिंग चार्जेस भी अगर पे किए गए हैं तो उनके संबंध में भी कोई डिडक्शन नहीं दी जाती है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सामने जिनका हमें यूज़ करना होगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप इन रूल्स को एक बार खुद से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक पॉइंट्स और हैं, कुछ एक प्रावधान और हैं, तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।